जब एक आदमी की रिइंकार्नेशन एक ड्यूक के इलिजिमेट सन के शरीर में होती है तो सबसे पहले वह मजदूरों के साथ मिलकर लकड़ियां उठाने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका नया जागा हुआ सिस्टम उससे कहता है कि सबसे पहले उसे अपना खुद का फार्म बनाना होगा। लेकिन जिस टेरिटरी का उसे मालिक बनाया गया है वह पूरी तरह बंजर है। मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पूरी जगह खंडहर जैसी दिखती है। इधर शहर का एग्रीकल्चरल ऑफिसर, जिसका नाम मोर है, डर के मारे पसीने पसीने हो रहा है। उसे पूरा यकीन है कि अब उसकी मौत तय है। आखिर ग्रैंड ड्यूक आर्मर ब्रेकर ब्लैक आयरन किंगडम के 3 सबसे शक्तिशाली ग्रैंड ड्यूक्स में से एक हैं और उनके परिवार का एक युवा वारिस इस इलाके में आने वाला है। लेकिन सिगे टाउन में कई दशकों से कोई असली लॉर्ड नहीं रहा। ये शहर राज्य की सीमा पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक अलग थलग घाटी में बसा है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, जमीन खराब है और आसपास खतरनाक मॉन्स्टर्स भी घूमते रहते हैं। मोर को लगता है कि इस युवा वारिस को शायद सजा के तौर पर यहाँ भेजा गया है। फिर भी वह एक नोबल है। अगर उसके आने पर रहने के लिए ठीक जगह नहीं मिली तो गुस्से में मोर की जान भी जा सकती है। इसलिए वह मजदूरों पर चिल्लाते हुए कहता है कि और तेज काम करो। उसी समय हाउस आर्मर ब्रेकर का झंडा लगी एक कैरेज शहर में प्रवेश करती है। मोर घबराकर पहाड़ी से लगभग लुढ़कते हुए नीचे आता है और गाड़ी के पास पहुंच जाता है। धीरे धीरे गाड़ी का पर्दा हटता है और उसमें से एक बेहद आकर्षक युवक बाहर निकलता है। उसके गहरे भूरे घुंघराले बाल हैं और चमकती हुई लाल आंखें। मोर तुरंत अपना परिचय देता है कि वही इस इलाके का एग्रीकल्चरल ऑफिसर है। युवक का नाम रोमन है। वह बस हल्का सा सिर हिलाता है क्योंकि वह यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया है, इस पूरी जमीन को अपना निजी राज्य बनाने। जब रोमन चारों तरफ नजर डालता है तो उसे पत्थरों और जंगली घास से भरी जमीन दिखाई देती है, लेकिन वह बिल्कुल निराश नहीं होता। उसके लिए यही सपाट और विशाल जमीन खेती शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी सिस्टम पैनल दिखाई देता है। वह अपना चीट एबिलिटी चालू करता है, लेकिन फिलहाल उसमें सिर्फ एक ही फीचर खुला है जिसका नाम टेल ऑफ लाइफ है। बाकी सभी फीचर तब तक बंद रहेंगे जब तक वह अपना फार्म नहीं बना लेता। कुछ देर सोचने के बाद रोमन अपने फार्म का नाम ओरिजिन रखता है। तभी उसे पता चलता है कि नोआज आर्क सिस्टम में दिखाई देने वाले छोटे छोटे पिक्सल कैरेक्टर्स असल दुनिया के लोगों और इस इलाके से पूरी तरह मेल खाते हैं। फार्म जल्दी पूरा करने के लिए रोमन खुद ही काम में लग जाता है। सबकी हैरानी के बीच वह अकेले ही इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा उठा लेता है जिसे उठाने के लिए आमतौर पर कई मजदूरों की जरूरत पड़ती है। उसका एटिकेट ट्यूटर तुरंत कहता है कि एक नोबल को ऐसा मेहनत वाला काम करना शोभा नहीं देता, लेकिन रोमन उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर देता है और कहता है कि वह आज रात इसी खाली जमीन पर सोएगा। फिर वह अपने साथ आए 2 बैटल नाइट्स की तरफ देखता है और उन्हें भी काम में हाथ बटाने का आदेश देता है। दोनों नाइट्स चुपचाप खड़े रहते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। तब रोमन ठंडे स्वर में पूछता है, अगर काम नहीं करोगे तो क्या आज रात जंगल में सोने का इरादा है? उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। माहौल बिगड़ता देख मोर जल्दी से कहता है, अगर आप चाहें तो आज रात सिगे टाउन में आराम कर सकते हैं। लेकिन रोमन तुरंत मना कर देता है। उसके लिए यह मध्यकालीन शहर किसी सुअर के बाड़े से बेहतर नहीं है। वह खुली जमीन पर सोना ज्यादा पसंद करेगा। तभी एक नाइट ग्रिम धीरे से कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक बैटल नाइट अपने ही मालिक के खिलाफ जाने को तैयार है। रोमन शांत आवाज में जवाब देता है, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वह ग्रिम की तरफ देखते हुए कहता है, अगर शहर जाना है तो पहले यहाँ का सारा काम खत्म करो। दूसरा नाइट एरन बिना कुछ कहे पहले ही घास साफ करने में लग चुका होता है। ग्रिम का मामला खत्म करने के बाद रोमन मोर से कहता है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन कल सुबह जल्दी वापस आना, तुम्हारे लिए कुछ काम है। मोर कुछ कहना चाहता है लेकिन आखिर में चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। उसकी जान तो फिलहाल बच गई, लेकिन उसे समझ आ चुका है कि उसका नया लॉर्ड किसी भी आम नोबल जैसा नहीं है। आसपास के सभी गुलाम भी हैरान हैं। उन्होंने पहली बार किसी लॉर्ड को अपने साथ मजदूरी करते देखा है। आखिरकार वे लोग एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बना लेते हैं। देखने में वह कभी भी गिर सकती है, लेकिन रोमन फिर भी खुश है क्योंकि सिस्टम उसे इसके बदले 10 कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। सब लोग कहते हैं कि यह झोपड़ी तो सुअर के बाड़े से भी बदतर है, लेकिन रोमन बिना झिझक उसी में रहने चला जाता है। असल में रोमन अपनी पिछली जिंदगी में नोआज आर्क नाम का गेम खेलते खेलते काम करते हुए मर गया था। उसकी आत्मा इस दुनिया में आ गई और एक नोबल के इलिजिमेटेड सन के शरीर में प्रवेश करके उसका चीट सिस्टम भी तभी पूरी तरह सक्रिय हुआ जब उसे अपनी खुद की टेरिटरी मिली। ये दुनिया अभी भी शुरुआती मेडिवल ईरा में फंसी हुई है। यहाँ के ज्यादातर नोबल्स भ्रष्ट और लालची हैं। यहाँ तक कि हाउस आर्मर ब्रेकर भी उनसे अलग नहीं है। रोमन बाकी नोबल्स की तरह आम लोगों का शोषण नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपने परिवार को छोड़कर इस दूर दराज इलाके में आना स्वीकार किया। दूसरे नोबल्स इस जगह को सजा समझते, लेकिन रोमन को यहाँ अनगिनत संभावनाएं दिखाई देती हैं। भले ही उसने अभी सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है, लेकिन उसे पता है कि नोआज आर्क सिस्टम की असली ताकत भविष्य में शक्तिशाली कैरेक्टर्स को समन करना है। डेली चेक इन सिस्टम पहले से खुल चुका है, लेकिन शुरुआती 6 स्टार कैरेक्टर गारंटी अब खत्म हो चुकी है। रोमन देखता है कि एक एपोस्टल को समन करने के लिए एक 160 प्रिम्मा जेम्स चाहिए। उसके पास अभी सिर्फ 100 जेम्स हैं, इसलिए समन बैनर अभी भी बंद है। फिर भी रोमन बिल्कुल परेशान नहीं होता। उसे अभी तक यह भी नहीं पता कि नोआज आर्क की ताकत इस दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अगली सुबह जब घास पर अभी भी ओस की बूंदें जमी होती हैं, मोर फिर से वही मजदूरों का समूह लेकर वापस आता है। रोमन उठकर बाहर आता है और देखता है कि एरन और ग्रिम सुबह सुबह घास पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी ताकत दूर से ही महसूस की जा सकती है।
सकती है। रोमन जल्दी समझ जाता है कि यहाँ की खेती अभी भी बहुत पुराने और आदिम तरीकों से होती है। मूर तुरंत पूछता है, माय लॉर्ड, क्या आपके कोई आदेश हैं? रोमन गरीब और ठंड से कांपते मजदूरों को देखकर आदेश देता है, सबके लिए 50 कटोरी गेहूं की दलिया तैयार करो। मूर झिझकते हुए कहता है कि एक बर्तन में इतनी दलिया नहीं बन सकती। रोमन हैरान होकर जवाब देता है, तो कई बर्तन इस्तेमाल करो। क्या यह भी मुझे समझाना पड़ेगा? वह साफ कह देता है कि वह भूखे लोगों से काम नहीं करवाएगा। तभी उसका स्टीवर्ड सेथ आगे आकर कहता है कि उनके पास इतना अनाज ही नहीं है। लेकिन मोर तुरंत बोल पड़ता है, मैं सिगाई टाउन का सारा अनाज लेकर आ जाऊंगा। सेठ को लगता है कि रोमन हद से आगे जा रहा है। कल मजदूरों के साथ लकड़ी उठाना अजीब था, लेकिन आज गुलामों को भरपेट खाना खिलाना इस पूरे युग के नियमों के खिलाफ है। उसे याद आता है कि रोमन बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली था। पढ़ाई और युद्ध कला दोनों में वह अपने ज्यादातर भाई बहनों से बेहतर था। शायद इसी वजह से ग्रैंड ड्यूक ने उसे अपनी टेरिटरी दी थी। सेठ को महसूस होता है कि रोमन पहले भी घमंडी था, लेकिन अब वह किसी की परवाह ही नहीं करता। रोमन इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह साफ कहता है, इस टेरिटरी में नियम मैं बनाऊं। इसके बाद वह मोर को 3 काम देता है। पहला, सिगे टाउन के सभी पुराने रिकॉर्ड सेठ को सौंप दो। दूसरा, तुम्हें 2 क्लर्क दिए जाएंगे और 3 दिनों के अंदर पूरे टाउन और आसपास के गांवों की पॉपुलेशन और हर व्यक्ति का ऑक्यूपेशन लिख कर लाओ। तीसरा, अगर तुम्हारी रिपोर्ट गलत निकली तो तुम्हें सिर्फ काली रोटी और सुअर का चारा खाना पड़ेगा। मोर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हामी भर देता है और तुरंत काम पर निकल जाता है। रोमन फिर मजदूरों की तरफ मुड़कर कहता है, खाना खत्म होते ही अलग अलग टीम बनाओ। कुछ लोग लैट्रिन बनाएंगे और बाकी किचन तैयार करेंगे। सभी गुलाम तुरंत सिर हिलाकर हामी भर देते हैं। उनके लिए जो लॉर्ड पेट भरकर खाना दे वही दुनिया का सबसे दयालु शासक होता है। इसके बाद रोमन खुद एक हो उठाता है और खेत की जमीन जोतना शुरू कर देता है। उसका नया शरीर बेहद ताकतवर है। बचपन से अच्छा खाना मिलने की वजह से उसकी शारीरिक क्षमता लगभग इंसानी सीमा तक पहुंच चुकी है। खेत तैयार करना आसान नहीं है, लेकिन हर बार मेहनत करने पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते रहते हैं। पूरी सुबह लगातार काम करने के बाद वह लगभग 1/6 एकड़ जमीन तैयार कर लेता है। उसकी फार्मिंग एक्सपीरियंस तेजी से बढ़ती है और टेल ऑफ लाइफ इंटरफेस में अब 5 लकड़ी की झोपड़ियों के साथ उसका नया खेत भी दिखाई देने लगता है। इसके बाद रोमन उसी खेत में पार्सनिप सीड्स बोना शुरू करता है। ये एक हल्की सफेद जड़ वाली सब्जी होती है जिसे शुरुआती स्प्रिंग में बोया जाता है और स्प्रिंग खत्म होने से पहले काट लिया जाता है। दोपहर के खाने के समय ग्रिम आखिरकार पूछता है, हम असली काम कब शुरू करेंगे? हमारी योजना तो कल ही टाउन के लोगों को उनके नए लॉर्ड से मिलवाने की थी। लेकिन रोमन पूरी तरह शांत रहता है। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम दोनों कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूँ वही सबसे जरूरी काम है। एक दिन मैं तुम दोनों को अपने साथ और भी बड़े काम करने ले जाऊंगा। ये सुनकर ग्रिम तुरंत शिकायत करता है, बड़े काम से तुम्हारा मतलब हमारे साथ खेती करना है? रोमन उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, एरन तो किसी तरह खेती कर लेगा, लेकिन तुम इसमें बिल्कुल बेकार साबित होगे। रोमन की बात सुनकर एरन के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से एक सच्चे स्टोइक नाइट की तरह गंभीर और शांत हो जाता है। सबको हैरानी तब होती है जब रोमन अपने पास बचे हुए सारे सीड्स एरन को दे देता है और उन्हें बोने की जिम्मेदारी उसी को सौंप देता है। अगले 2 दिन बहुत तेजी से बीत जाते हैं। इस दौरान रोमन अपनी झोपड़ियों के उत्तर में फैले मैदान की लगभग 1 एकड़ जमीन तैयार कर लेता है। वह वहां तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर देता है, लेकिन एक समस्या सामने आने लगती है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, रोमन को मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद रोमन को एहसास होता है कि शायद उसने अभी तक उस खेती की पूरी जानकारी में महारत हासिल नहीं की है जो सिस्टम ने उसके दिमाग में डाली थी। इसलिए अब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होगा। अगर उसे तेजी से आगे बढ़ना है तो उसे खेती की कला को और गहराई से समझना होगा। उसी समय मोर आखिरकार अपनी पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट लेकर वापस आता है। वह कहता है, माय लॉर्ड, सिगे टाउन की कुल आबादी लगभग 1800 से 1900 लोगों की है। रोमन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अच्छा, मुझे तो लगा था कि यहाँ सिर्फ 700 लोग रहते हैं। आखिर टैक्स भरते समय तुम हमेशा यही संख्या बताते रहे हो। रोमन की बात सुनते ही मोर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे लगता है कि इस बार उसकी मौत तय है, लेकिन रोमन समझता है कि इसमें पूरी गलती मूर की भी नहीं है। कई सालों से ग्रैंड ड्यूक आर्मर ब्रेकर ने इस इलाके की आबादी, जमीन या टैक्स का दोबारा कभी सर्वे ही नहीं कराया। ये टेरिटरी इतनी दूर और कठिन जगह पर है कि टैक्स वसूलने वाले बस पैसा लेकर वापस चले जाते थे। किसी ने भी इस गरीब इलाके पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर भी रोमन एक अहम सवाल पूछता है, अगर आबादी लगभग 1900 है तो तुम्हारे रिकॉर्ड में करीब 100 लोगों का अंतर क्यों है? मूर समझाता है कि सिगाई टाउन की शुरुआत उन रनवे स्लेव्स ने की थी जो समाज में जी नहीं पा रहे थे। वे लोग भागकर इस घाटी में आए, खेती शुरू की और धीरे धीरे अपनी बस्ती बसा ली। समय के साथ यहाँ वांटेड क्रिमिनल्स और सेना से भागे हुए डिजर्टर्स भी आकर बस गए, लेकिन मोर के पास सिर्फ 30 गार्ड्स। इतने कम सैनिकों से पूरे इलाके पर नजर रखना नामुमकिन है। इस समय सिगाई टाउन में 100 से ज्यादा स्लेव्स हैं। इनमें से ज्यादातर बाहरी इलाकों से खरीदे गए थे और वे मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन और अमीर लोगों के पास काम करते हैं। सबसे ज्यादा गुलाम खुद मोर के पास हैं। लगभग आधे स्लेव्स उसी के हैं। लगातार युद्धों और सीमावर्ती संघर्षों की वजह से इस इलाके की आबादी कभी तेजी से नहीं बढ़ सकी। यहाँ के लोग औसतन सिर्फ 30 से 40 साल तक ही जीते हैं। हालांकि किसानों की जिंदगी बाकी जगहों से थोड़ी शांत है, लेकिन कम आबादी और बेहद कम उत्पादन की वजह से इस इलाके का विकास रुक गया है। रोमन तुरंत समझ जाता है कि अगर खाने की समस्या हल हो जाए तो आबादी अपने आप बढ़ने लगेगी। इलाके की पूरी जानकारी लेने के बाद रोमन मूर को वापस काम पर भेज देता है। अगले 3 दिन लगातार
निर्माण कार्य चलता रहता है। अब रोमन की एस्टेट पहले जैसी उजड़ी हुई जगह नहीं लगती। कुछ लकड़ी की झोपड़ियों की बजाय अब पूरा इलाका धीरे धीरे एक असली एस्टेट का रूप लेने लगता है। आज सिगाई टाउन में रोमन का 7वां दिन है। लगभग 1.5 एकड़ जमीन तैयार करने के बाद उसकी फार्मिंग स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाती है। इसके साथ उसे खेती से जुड़ी नई जानकारी और अपने फार्मिंग टूल्स को बेहतर बनाने की क्षमता भी मिल जाती है। इस दौरान कई अचीवमेंट्स और डेली चेक इन रिवॉर्ड से रोमन के पास कुल 1200 प्रिमा जेम्स जमा हो जाते हैं। क्योंकि एक समन की कीमत 160 प्रिमा जेम्स है, इसलिए वह कुल 7 बार समन कर सकता है। रोमन सोचता है कि नोआज आर्क सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत अपोस्टल्स को रिक्रूट करना है, इसलिए वह अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। जैसे ही वह समन करता है, समनिंग पूल में लहरें उठती हैं और आसमान की तरफ एक चमकता हुआ फेट स्टार निकलता है। कुछ ही पल बाद 2 कार्ड सामने आते हैं, एक 3 स्टार और दूसरा 4 स्टार। लेकिन कार्ड देखकर रोमन हैरान रह जाता है। उन पर किसी नए इंसान की जगह ग्रिम और आरोन की तस्वीर बनी होती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि यह बात बिल्कुल तर्क संगत है। वह सोच रहा था कि समन करने पर कोई नया अपोस्टल आसमान से उतरकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा, लेकिन सिस्टम ने इसके बजाय उसके आसपास मौजूद लोगों को ही अपोस्टल्स में बदल दिया। रोमन फिर एक और समन करता है। इस बार सफेद रोशनी से चमकता हुआ एक नया कार्ड सामने आता है। कार्ड पर एक अनजान आदमी दिखाई देता है जिसका नाम डोटा है। रोमन परेशान हो जाता है क्योंकि उसने इस आदमी को कभी देखा ही नहीं। वह काफी देर तक सोचता है, लेकिन उसे डोटा के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार वह अपने बाकी चारों समन्स भी इस्तेमाल कर देता है। चौथे कार्ड पर उसका स्टीवर्ड सेथ निकलता है, 5वें पर उसका पर्सनल शेफ बॉब, 6ठे पर टेल्मा नाम की एक महिला और 7वें पर बार्लो नाम का एक आदमी। कुछ लोग उसे पहले से जानते हैं और कुछ बिल्कुल अनजान है। रोमन पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि सिस्टम आखिर एपोस्टल्स को रिक्रूट कैसे कर रहा है। इस रहस्य का जवाब ढूंढने के लिए वह खुद सिगे टाउन जाने का फैसला करता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि एरन पहले से ही चमकदार आर्मर पहनकर पूरी तरह तैयार खड़ा है। दोपहर तक रोमन अपने दोनों बैटल नाइट्स के साथ सिगाई टाउन पहुंच जाता है। टाउन के लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मोर सभी लोगों को आगे लाता है और पूरा टाउन अपने नए लॉर्ड के सामने झुक जाता है। रोमन भीड़ की तरफ देखता है। उसे हर चेहरे पर थकान, गरीबी और संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन उन बूझी हुई आंखों के अंदर अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बाकी है। वे सभी डरे हुए भी हैं और अपने नए लॉर्ड से उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। रोमन ये देखकर समझ जाता है कि मोर ने किसानों पर ज्यादा अत्याचार नहीं किया। उनकी जिंदगी कठिन जरूर है, लेकिन वे अभी भी किसी तरह जिंदा हैं। तभी रोमन ऊंची आवाज में सबको संबोधित करता है, मैं रोमन आर्मर ब्रेकर हूँ। आज से मैं सिगे टाउन का नया लॉर्ड हूँ। आज के बाद इस टेरिटरी की हर इंच जमीन मेरी है। तुम लोगों ने मेरी जमीन का वर्षों तक बिना अनुमति इस्तेमाल किया है। तुमने मेरे जंगलों से लकड़ी काटी, शिकार किया, मछलियां पकड़ी और मेरी संपत्ति का उपयोग किया। इसलिए तुम सबने नोबल लॉ का उल्लंघन किया है। हर व्यक्ति को एक गोल्ड कॉइन का जुर्माना देना हो। इस दुनिया में किसानों के पास अपनी जमीन रखने का अधिकार नहीं होता। वे सिर्फ नोबल से जमीन किराए पर लेकर खेती कर सकते हैं। रोमन यहाँ आने से पहले ग्रैंड ड्यूक आर्मर ब्रेकर से सिगे टाउन के लिए 3 साल की टैक्स एग्जेम्पशन ले चुका था, इसलिए अब उसे पूरे इलाके की व्यवस्था बदलने का पूरा अधिकार मिल चुका था। रोमन की घोषणा सुनते ही पूरे टाउन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घुटनों के बल बैठकर उससे दया की भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग तो उसके खिलाफ विद्रोह करने तक का सोचने लगते हैं, लेकिन तभी बैटल नाइट्स अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। तलवारों की आवाज सुनते ही पूरा टाउन डरकर पीछे हट जाता है। रोमन फिर सबको 2 विकल्प देता है, या तो गोल्ड कॉइन का जुर्माना भरो या फिर अपने परिवार के 5 से 15 साल के बच्चों को उसकी एस्टेट में भेज दो। किसानों के बाद रोमन टाउन के लाइसेंस्ड मर्चेंट्स की तरफ ध्यान देता है, लेकिन उनके साथ वह थोड़ा नरम व्यवहार करता है। वह उनके पुराने कमर्शियल टैक्सेस माफ कर देता है, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी देता है कि आज के बाद हर व्यापारी को उसके बनाए हुए नियमों का पालन करना होगा। एक युवा व्यापारी सबसे पहले आगे आता है। वह रोमन की हर बात मानने का वादा करता है, लेकिन वह एक सवाल भी पूछता है, आप हम जैसे छोटे लोगों पर सख्ती कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में छिपे असली डाकुओं का क्या होगा? पूछताछ करने पर रोमन को पता चलता है कि उस युवक का नाम मोराई परिया है। वह अमीर व्यापारी सेलेन का बेटा है। रोमन तुरंत समझ जाता है कि यह लड़का भविष्य में उसके काफी काम आ सकता है। फिर भी वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। वह ठंडे स्वर में कहता है, इस टेरिटरी में रहने वाले हर व्यक्ति की जांच होगी। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरी जमीन या संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो भी बिना इजाजत खेती करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी और आज से हर व्यक्ति को मेरी योजनाओं का पालन करना होगा। रोमन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे साफ दिखाई देता है कि यहाँ के लोग जमीन और संसाधनों का सही उपयोग करना जानते ही नहीं। अगर पुरानी व्यवस्था ऐसे ही चलती रही तो सिगे टाउन कभी विकसित नहीं होगा। इसलिए रोमन पूरे इलाके की जमीन और संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें नए तरीके से बांटना चाहता है। वह किसी भी तरह की बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब सुनकर मोर के दिल को राहत मिलती है। अब उसे लगता है कि रोमन आखिरकार वैसा ही नोबल बन रहा है जैसा उसने हमेशा सोचा था। वापस एस्टेट लौटते समय ग्रिम रोमन को अजीब नजरों से देखता है। उसे लगा था कि रोमन हमेशा अपने लोगों को खाना खिलाता रहेगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन अब रोमन का यह कठोर फैसला देखकर वह कहता है, फिर भी आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। अगर ऐसा ही चलता रहता तो शायद एक दिन हमारे पास खुद व्हाइट ब्रेड खरीदने के भी पैसे नहीं बचते। आप इस टेरिटरी के लॉर्ड हैं और हम सिर्फ आपके नाइट्स हैं। आप जो भी फैसला करेंगे हम बिना सवाल किए आपका साथ देंगे। ग्रिम की यह बात सुनकर रोमन काफी खुश होता है, लेकिन सेथ इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उसे लगता है कि टाउन के बच्चों को एस्टेट में लाने का फैसला बहुत बड़ी गलती है। 10 साल से बड़े बच्चे पहले ही खेती और
दूसरे कामों में मदद करते हैं। अगर उन्हें टाउन से हटा दिया गया तो वहाँ का उत्पादन और भी कम हो जाएगा। लेकिन रोमन का असली उद्देश्य कुछ और ही है। वह सबसे होनहार बच्चों को चुनकर खुद उनकी ट्रेनिंग देना चाहता है। उसका मानना है कि अगर उसे पूरी एस्टेट की इकोनॉमी बदलनी है तो सबसे पहले उसे पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना होगा। वह सभी संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें नई व्यवस्था के अनुसार बांटेगा और किसी भी तरह की बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। रोमन ने आज जो कठोर फैसले लिए, उनका मकसद सिर्फ लोगों को डराना नहीं था। वह अपने लोगों के मन में बनी पुरानी सोच और झूठी उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। वह उनकी मानसिकता बदलना चाहता था ताकि वे पुराने सिस्टम से बाहर निकलकर एक नए दौर की शुरुआत को स्वीकार कर सकें। रोमन जानता है कि जब तक लोग पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तब तक इस टेरिटरी का विकास कभी नहीं होगा। इसलिए पहले उन्हें मानसिक रूप से बदलना जरूरी है, चाहे उसके लिए उसे निर्दयी ही क्यों न बनना पड़े। इसके बाद रोमन खेती की पूरी व्यवस्था बदलने की अपनी योजना के बारे में सोचता है। वह चाहता है कि पूरे सिगे टाउन में खेती होने वाली जमीन को काफी हद तक कम कर दिया जाए। उसका तर्क बिल्कुल साफ है। अगर गेहूं का एक दाना बोने पर 8 नए दाने मिल सकते हैं तो पहले जितनी जमीन पर खेती होती थी उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही काफी होगा। और अगर एक दाने से 16 दाने मिलने लगे तो सबसे कम उपज देने वाले 3/4 खेतों को पूरी तरह छोड़ दिया जा सकता है। रोमन का मानना है कि ज्यादा जमीन पर खेती करना ही सफलता नहीं है। असली ताकत कम जमीन से ज्यादा उत्पादन निकालने में है। अगर खेती को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाए तो कम मेहनत और कम संसाधनों में भी पहले से कई गुना ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकता है। रोमन जानता है कि आज उसने जो कठोर कदम उठाए हैं उनका असली मकसद लोगों को सिर्फ डराना नहीं है। वह अपने लोगों की पुरानी सोच, झूठी उम्मीदों और मानसिक सहारे को पूरी तरह तोड़ देना चाहता है ताकि वे पुराने सिस्टम को छोड़कर एक नए दौर की शुरुआत स्वीकार कर सकें। उसे यह भी पता है कि इस बदलाव के दौरान कई किसानों को भूख झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास फिलहाल जितने संसाधन हैं वह उनसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि सिगे टाउन की आबादी उसकी उम्मीद से ज्यादा निकली, लेकिन मौजूदा संसाधनों से ज्यादा भोजन पैदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। बेकार की मेहनत को कम किया जाए और सभी लोगों को सबसे उपजाऊ खेतों पर लगाकर इंटेंसिव फार्मिंग की जाए। रोमन के लिए सबसे जरूरी लक्ष्य आने वाली सर्दियों से पहले इतना अनाज पैदा करना है कि पूरा इलाका बिना भूखा रहे सर्दी निकाल सके। वह जानता है कि अगर सबसे अच्छे सीड्स चुने जाएं और मिट्टी को पर्याप्त पोषण मिले तो फसल अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकती है। पूरे सिगे टाउन में लगभग 80 बैल ऑक्सन हैं, लेकिन वे पूरे इलाके के किसानों में बांटे जाते हैं। इसलिए समय पर सभी खेतों की जुताई करना असंभव है। पहले जब किसान समय पर खेत नहीं जोत पाते थे तो वे बस बीज जमीन पर बिखेर देते थे और किस्मत के भरोसे छोड़ देते थे। नतीजा ये होता था कि फसल बहुत कम निकलती थी। रोमन का मानना है कि उन बंजर खेतों पर मेहनत करना बेकार है जहां एक बीज बोने पर सिर्फ 2 दाने मिलते हैं। बेहतर होगा कि ऐसे खेत छोड़ दिए जाइए और सारी मेहनत सबसे उपजाऊ जमीन पर लगाई जाए। इधर टाउन के बहुत से लोग मोर को घेर लेते हैं और उससे अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाने लगते हैं। घंटों तक लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मोर का धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, लॉर्ड, रोमन के फैसले को बदलने की ताकत मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर वह भीड़ को धक्का देता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जल्द ही एक बात समझ आती है। उनके पुराने लीज एग्रीमेंट के अनुसार जब तक वे टैक्स देते हैं तब तक उन्हें किराए की जमीन पर खेती करने का कानूनी अधिकार है। अगर रोमन जबरदस्ती वह जमीन वापस ले रहा है तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। लोग सोचते हैं कि अगर यह बात राजा तक पहुंची तो रोमन को जरूर सजा मिलेगी। उधर व्यापारी मोरे वापस सिगाई टाउन के बंदरगाह पहुंचता है। किनारे पर खड़े एक जहाज के अंदर काले चोगे में पूरी तरह ढकी हुई एक रहस्यमयी महिला उसका इंतजार कर रही होती है। उसका नाम मेडिसन है। मोरे के अंदर आते ही मेडिसन पूछती है, क्या तुम्हें हमारा टारगेट मिल गया? लेकिन मोरे नाराज होकर कहता है कि मेडिसन ने उसे गलत जानकारी दी थी। वह कई दिनों से पूरे टाउन में खोज रहा है लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। ऊपर से रोमन के नए आदेशों ने पूरे टाउन में अफरा तफरी मचा दी है। अब हर जगह सिर्फ रोमन आर्मर ब्रेकर की ही चर्चा हो रही है, इसलिए जांच करना और भी मुश्किल हो गया है। मेडिसन तुरंत पूछती है, उस नोबल ने आखिर किया क्या है? मोरे उसे पूरे दिन की घटनाएं विस्तार से बताता है। सब कुछ सुनने के बाद मेडिसन को लगता है कि रोमन भी बाकी नोबल्स की तरह एक घटिया इंसान है। वह कहती है, उसने इतने सारे बच्चों को अपनी एस्टेट में बुलाया है, लड़के भी और लड़कियां भी। लगता है उसकी गंदी नीयत है। लेकिन मोरे उसकी बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है, अगर उसका इरादा बच्चों के साथ गलत करने का होता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। मुझे लगता है कि वह किसी बड़े युद्ध या किसी और बड़ी योजना की तैयारी कर रहा है। मेडिसन को यह बात समझ नहीं आती। सिगे टाउन के पास इतने बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं है। लेकिन मोरे को रोमन की पहली ही मुलाकात से महसूस हो गया था कि वह तेज फैसले लेने वाला और बेहद समझदार इंसान है। उसे नहीं लगता कि रोमन कोई बेवकूफ लॉर्ड है। मेडिसन इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेती। वह कहती है, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो अब मैं खुद जाऊंगी। मोरे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिसन जवाब देती है, इस इलाके में चर्च का कोई प्रभाव नहीं है। कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा हमसे कोई संबंध है। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। मोरे आखिर अपनी योजना बताता है। वह कहता है, रोमन आर्मर ब्रेकर हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, इसलिए वही उस लड़की को हमारे लिए ढूंढ सकता है। मैंने जानबूझकर उसे पहाड़ों में रहने वाले लोगों के बारे में बताया था। पूरे सिगे टाउन में सिर्फ वही ऐसा इंसान है जो उन पहाड़ों की जांच कर सकता है। लेकिन मेडिसन नोबल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वह खुद उस लड़की को ढूंढना चाहती है इससे पहले कि रोमन वहां पहुंचे। मोरे उसे याद दिलाता है कि चर्च ने उसके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया हुआ है। लेकिन मेडिसन के लिए अपने खोए हुए साथी को ढूंढना ही अब जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है। आखिर मोरे कहता है, मैं सिर्फ 2 दिन और इंतजार करूंगा, उसके बाद चाहे तुम लौटो या नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेडिसन को अपनी
साथी तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी तलाश से पूरे सिगे टाउन में डर फैल जाता है। अगली सुबह मूर भागता हुआ रोमन की एस्टेट पहुंचता है। वो बताता है, माय लॉर्ड, रात में टाउन में एक डीमन दिखाई दिया था। कई परिवारों का दावा है कि उन्होंने सपने में काले चोगे वाली एक औरत देखी। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने उसका चेहरा अपनी आंखों से देखा है। एरन तुरंत कहता है, वह डीमन नहीं, शायद एक विच है। इस दुनिया में किंग, नोबल्स और चर्च मिलकर शासन करते हैं। नोबल्स राजा की बात मानते हैं, राजा चर्च के प्रभाव में रहता है, और चर्च पूरे महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली संस्था है। चर्च के पास सिर्फ हीलिंग करने वाले प्रीस्ट ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सेना भी है। हर नागरिक की आय का 10वां हिस्सा टिथ चर्च टैक्स के रूप में लेता है। लेकिन ब्लैक आयरन किंगडम इतना शक्तिशाली है कि उसके तीनों ग्रैंड ड्यूक्स कभी यह टैक्स नहीं देते। सिगे टाउन इतना दूर है कि वहाँ चर्च का कोई मिशनरी भी नहीं पहुँचता। इस दुनिया में मैजेस बहुत दुर्लभ है, लेकिन विचेस जन्म से ही जादुई शक्तियों के साथ पैदा होती है। चर्च उन्हें विनाश का कारण मानता है और वर्षों से उनका शिकार करता आ रहा है। ज्यादातर नोबल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विच जिंदा रहे या मर जाए, और बैटल नाइट्स के लिए साधारण विच इतनी कमजोर होती है कि उसे एक खंजर से भी मारा जा सकता है। मोर सावधानी से पूछता है, क्या हमें चर्च को इसकी सूचना देनी चाहिए? अगर वे विच की खबर दे दें तो उन्हें 10 गोल्ड कॉइन्स का इनाम मिलेगा, जिससे 20 ऑक्सन खरीदे जा सकते हैं। लेकिन रोमन मना कर देता है, क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वह रहस्यमयी महिला किसी को ढूंढती हुई लग रही थी। रोमन कहता है, हमारा सबसे बड़ा काम अभी स्प्रिंग व्हीट की बुआई है, बाकी सब बाद में। रोमन किसानों को लेकर खेतों में पहुंचता है। वह मूर को आदेश देता है कि किसानों को अलग अलग समूहों में बांटकर बड़े बड़े बर्तनों में कीचड़ मिला पानी तैयार कराया जाए। सिस्टम ने उसे सीड सिलेक्शन की तकनीक सिखाई है। असल में बीजों को नमक वाले पानी में डालकर सबसे अच्छे बीज चुने जाते हैं, लेकिन इस दौर में नमक बहुत महंगा है, इसलिए रोमन फिलहाल कीचड़ वाले पानी से ही मजबूत और हल्के बीजों को अलग करता है। वह मूर को इसकी वजह नहीं समझ चाहता। उसे पता है कि लोग सिर्फ नतीजे देखकर ही विश्वास करेंगे। रोमन तय करता है कि फिलहाल सिर्फ सबसे उपजाऊ 330 एकड़ में खेती होगी, बाकी 5000 से 6000 एकड़ की जमीन पहले सुधारी जाएगी। उसका लक्ष्य है कि अगले 20 से 30 दिनों में पूरी स्प्रिंग प्लांटिंग पूरी हो जाए। साथ ही किसानों को एस्टेट के निर्माण का काम भी करना होगा। अगर रोमन फसल की पैदावार नहीं बढ़ा पाया तो भविष्य में लोग भूख से मरने लगेंगे। इसके बाद रोमन मूर को आदेश देता है कि 80 किसान महिलाओं को रसोई के काम पर लगाया जाए। हर मजदूर को रोज भरपेट खाना दिया जाएगा। हर व्यक्ति को मिलेगा आधा पाउंड सूखा राशन, 3 स्लाइस ब्रेड, ओटमील पोरिज, मिक्स्ड वेजिटेबल सूप। रोमन साफ आदेश देता है कि कोई भी मजदूरों के खाने में चोरी या कटौती नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद भी वही खाना खाने वाला है। वह बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी घरों से लाकर उनकी देखभाल करने का आदेश देता है, ताकि काम करने वाले लोग पूरी क्षमता से काम कर सकें। इस समय सिगे टाउन में लगभग 1200 काम करने योग्य मजदूर हैं। रोमन को भरोसा है कि अगर सभी लोग उसकी योजना के अनुसार काम करें तो जल्द ही पूरी टेरिटरी की तस्वीर बदल जाएगी। एस्टेट अभी विकास के शुरुआती दौर में। रोमन अपने मैनर में काम करने वाले 2 क्लर्क्स गार्मिन और हांस को बुलाता है। दोनों ने ग्रैंड ड्यूक आर्मर ब्रेकर की टेरिटरी की एकेडमी से पढ़ाई की है। उन्हें यहाँ लाने के लिए रोमन ने सामान्य वेतन से कहीं ज्यादा सैलरी दी थी। रोमन उन्हें आदेश देता है कि एस्टेट में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, लेकिन गार्मिन तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने आया हूँ, बच्चों का शिक्षक नहीं। हंस भी उसका साथ देता है। वह कहता है कि वह इतने बड़े सपने लेकर यहाँ आया था, बच्चों की देखभाल करने नहीं। उनकी खुली अवज्ञा देखकर रोमन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। हंस कानून का हवाला देते हुए कहता है, मुझे ऐसा अनुचित आदेश मानने की कोई मजबूरी नहीं है। वह यहाँ तक कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह रोमन के खिलाफ रॉयल कोर्ट में मुकदमा करेगा। रोमन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैंने तुम्हें बाजार से कहीं ज्यादा वेतन पर रखा है। जिस पैसे से मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, उसी पैसे से मुझे तुम्हारा काम तय करने का अधिकार भी मिलता है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, अब वही काम करोगे जो मैं कहूंगा। अगर दोबारा मेरे फैसलों पर सवाल उठाया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। रोमन की खुली धमकी सुनकर दोनों क्लर्क्स आखिरकार झुक जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा इंतजाम करने के बाद रोमन फिर सिगाए टाउन का निरीक्षण करने निकलता है। गोबर इकट्ठा करने भेजे गए किसान वापस लौट चुके होते हैं। सिर्फ एक सुबह में वे 10 टन से ज्यादा खाद इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन रोमन जानता है कि खेतों की जरूरत पूरी करने के लिए कम से कम 100 टन खाद चाहिए होगी। दूसरी तरफ किसान दोपहर का खाना देखकर हैरान रह जाते हैं। इतना अच्छा खाना उन्होंने शायद कभी नहीं देखा था। उन्हें तो डर लगने लगता है कि कहीं यह फांसी से पहले मिलने वाला आखिरी भोजन तो नहीं, क्योंकि सिर्फ एक मजदूर की थाली में इतना खाना था कि उससे उनका पूरा परिवार एक दिन आराम से खा सकता था। रोमन को किसानों के साथ बिल्कुल वही साधारण खाना खाते देखकर ही सभी मजदूरों की चिंता खत्म होती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि यह कोई आखिरी भोजन नहीं, बल्कि उनका रोज का खाना होगा। दूसरी तरफ मोअर हैरान रह जाता है कि कोई लॉर्ड गोबर के विशाल ढेर के पास बैठकर भी इतनी शांति से खाना कैसे खा सकता है। जब रोमन उसे लगातार घूरते हुए देखता है तो मुस्कुराकर कहता है, जल्दी खाना खत्म करो, अभी हमें कंपोस्ट भी तैयार करनी है। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद रोमन जमीन के ऊपर एक सही कंपोस्ट पाइल बनाता है और उसे गीली मिट्टी से पूरी तरह बंद कर देता है, ताकि अंदर का गोबर और जैविक कचरा गर्मी में सड़कर बेहतरीन खाद बन सके। फिर वह मोर को आदेश देता है कि अब से हर बार खाद इसी तरीके से तैयार होगी और जो भी इस काम में मदद करेगा उसे इनाम के तौर पर लगभग 2 पाउंड गेहूं अतिरिक्त मिलेगा। इसके बाद रोमन बाकी लोगों से पहले निकल जाता है, क्योंकि उसे टाउन के ब्लैकस्मिथ रेक्स से मिलना होता है। रोमन खेती के औजारों के बारे में पूछता है, लेकिन रेक्स बताता है कि टाउन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर खेती के औजार उसने नहीं बनाए। उसका असली काम पुराने औजारों की मरम्मत करना है, क्योंकि यहाँ नए लोहे के औजार खरीदने की क्षमता किसी किसान के पास नहीं है। पूरा फौज
जहाज इस समय सिर्फ लगभग 220 पाउंड आयरन पर चल रहा है। रोमन अपनी बनाई हुई नई हैवी प्लाव की डिजाइन रेक्स को दिखाता है। रेक्स उसे देखकर बताता है कि इसे बनाने में कम से कम 33 पाउंड आयरन लगेगा। रोमन उससे कहता है कि जहां तक संभव हो आयरन की बचत करे, लेकिन ये नया हल हर हाल में जल्दी तैयार होना चाहिए। वह टाउन के सभी कारपेंटर्स को भी बुलाने का आदेश देता है ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। रोमन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि इस दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हल केवल मिट्टी की ऊपरी परत को ही खुरचते हैं और गहरी जुताई करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। उसे यह तकनीक प्राकृतिक विकास की बजाय किसी बाहरी ताकत का असर लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें उसे खोज निकालना होगा। लेकिन उसके सामने एक और बड़ी समस्या है। सिगे टाउन में आयरन ओर की कोई खान नहीं है, न यहाँ आयरन गलाने की तकनीक है और न ही कुशल कारीगर। पूरा टाउन बाहर से आने वाले आयरन इंगट्स पर निर्भर है। रेक्स बताता है कि वह कम गुणवत्ता वाले आयरन इंगट्स खरीदता है जिनकी कीमत लगभग एक गोल्ड कॉइन में 56 पाउंड आयरन होती है। रोमन जानता है कि फिलहाल किसानों के लिए औजार बनाना सबसे जरूरी है, इसलिए गुणवत्ता से ज्यादा मात्रा मायने रखती है। लेकिन पुराने सभी हलों को पिघलाने के बाद भी 40 हैवी प्लाउज बनाने लायक आयरन नहीं होगा। तभी रेक्स बताता है कि बंदरगाह पर आए व्यापारी जहाजों में आयरन इंगट्स बिक रहे हैं। ये सुनते ही रोमन तुरंत डॉक की तरफ निकल पड़ता है। डॉक पर व्यापारी मोरे रोमन को अपनी तरफ आते देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं विच पकड़ी तो नहीं गई, लेकिन रोमन सिर्फ आयरन खरीदने आया होता है। मोरे राहत की सांस लेते हुए बताता है कि उसके पास लगभग 500 पाउंड आयरन इंगट्स हैं जिनकी कीमत 15 गोल्ड कॉइन्स होगी। रोमन के पास कुल मिलाकर मुश्किल से 20 गोल्ड कॉइन्स हैं। वह अपनी जेब से चमकती हुई लाल रूबी निकालकर मोरे की तरफ उछाल देता है। मोरे देखते ही समझ जाता है कि यह बेहद कीमती रूबी है जिसकी कीमत कम से कम 15 गोल्ड कॉइन्स होगी। वह बताता है कि ऐसी रूबी शरीर को मजबूत बनाती है और इंसान को ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुंचने में मदद करती है। लेकिन मोरे रूबी लेने से मना कर देता है और कहता है कि वह आयरन के बदले रोमन की दोस्ती चाहता है। रोमन कुछ पल सोचकर रूबी वापस रख लेता है क्योंकि यह उसे जन्म के समय ग्रैंड ड्यूक आर्मर ब्रेकर ने उपहार में दी थी। फिर भी वह किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता, इसलिए वादा करता है कि भविष्य में किसी और तरीके से मोरे का बदला जरूर चुकाएगा। इसके बाद वह मोरे से एक 100 ऑक्सन खरीदने की बात करता है। मोरे बताता है कि उसके पास इतने संसाधन नहीं है और वह ज्यादा से ज्यादा 50 ऑक्सन और 100 ड्राफ्ट हॉर्स ही दे सकता है। रोमन बिना ज्यादा सोचे यह सौदा स्वीकार कर लेता है। इसके बाद रोमन, रेक्स और कारपेंटर विच मिलकर लगभग 165 पाउंड आयरन से भरे लकड़ी के बक्से उठाकर वापस सिगाई टाउन ले आते हैं। अब उनके पास इतना अच्छा आयरन है कि हैवी प्लॉज बनाना शुरू किया जा सके। अगली सुबह रोमन अपने परिवार से मिला विशाल बो निकालता है। उसका शरीर खून जैसा लाल है, उसकी सफेद बो स्ट्रिंग बेहद मजबूत है और दोनों सिरों पर कबूतर के अंडे जितने बड़े डायमंड्स जड़े हुए हैं। इसका ड्रॉ वेट लगभग 150 से 200 पाउंड है। पूरा बो दुर्लभ और अलौकिक सामग्री से बना है। रोमन के अनुसार इसकी ताकत आधुनिक हैवी स्नाइपर राइफल जैसी है, लेकिन उसकी रेंज और एक्यूरेसी उससे कम है। इसके बावजूद यह उसका सबसे कीमती हथियार है जिसकी कीमत कम से कम 100 गोल्ड कॉइन्स है। उधर मूर खेती के अगले आदेश का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन रोमन उसे किसानों की बजाय 20 गार्ड्स तैयार करने का आदेश देता है। मोर हैरान होकर कहता है कि पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत खतरनाक हैं और रोमन को खुद वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोमन साफ कह देता है कि वह अपनी टेरिटरी में किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रहने देगा। मजबूर होकर मोर गार्ड्स तैयार करता है और पूरा दल रोमन के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में रोमन अचानक सबको रुकने का आदेश देता है क्योंकि सिस्टम उसे बता देता है कि उसके समन किए गए अपोस्टल्स में से एक यहीं आसपास मौजूद है। आरोन और ग्रिम भी महसूस कर लेते हैं कि जंगल में कुछ लोग उन्हें घेर चुके हैं। रोमन ऊंची आवाज में कहता है, क्या तुम अपने ही लॉर्ड के दुश्मन बनना चाहते हो? जंगल से जवाब आता है, हमारा कोई लॉर्ड नहीं है। रोमन शांत स्वर में कहता है, अब है, तुम मेरे बैटल नाइट्स को नहीं हरा सकते। बाहर आओ, मेरी निष्ठा स्वीकार करो और अपनी जान बचा लो। कुछ देर बाद एक युवा शिकारी पेड़ों के बीच से बाहर आता है। वह कहता है कि वे लोग सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं और बदले में अपने शिकार का कुछ हिस्सा देने को तैयार है। रोमन बिना झिझक कहता है, पहले मेरी निष्ठा की शपथ लो। इस टेरिटरी की हर चीज पर मेरा अधिकार है। अब अपना नाम बताओ। मेरे अपोस्टल। ये सुनकर युवक चौंक जाता है क्योंकि रोमन उसकी पहचान पहले से जानता है। आखिर वह सिर झुकाकर कहता है, मेरा नाम डोटा गनी है। रोमन संतुष्ट होकर उसे आदेश देता है कि पहाड़ों में रहने वाले हर इंसान को उसके सामने लाया जाए। वह साफ कहता है कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह उनकी रसद बंद कर देगा और वे भूख से मर जाएंगे। आखिरकार सभी शिकारी आत्मसमर्पण कर देते हैं। रोमन उन्हें 1 महीने के अंदर पहाड़ छोड़कर सिगाए टाउन में बसने का आदेश देता है। इसके बाद रोमन डोटा से पहाड़ों में छिपे बाकी लोगों के बारे में पूछता है। डोटा बताता है कि वहाँ डॉक्टर गेरिन नाम का एक रहस्यमयी वैद्य रहता है जो बहुत पढ़ा लिखा है और लोगों का इलाज करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आया। फिर जेठ नाम का सेना से भागा हुआ सैनिक है। डिक नाम का एक गद्दार नाइट है जिसने अपने पुराने मालिक की हत्या कर दी थी। और सबसे खतरनाक बैंडेड बोर्ग है जिसने एक नोबल को मारकर उसकी दौलत गरीबों में बांट दी थी, लेकिन बाद में दूसरे नोबल ने उन सभी गरीब लोगों को फांसी पर लटका दिया। डोटा रोमन को बोर्ग से सावधान रहने की चेतावनी देता है। तभी पहाड़ों के अंदर से किसी विशाल मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई देती है। डोटा घबरा जाता है, लेकिन रोमन बिल्कुल शांत रहता है और पूछता है, और कोई? कुछ पल चुप रहने के बाद डोटा आखिरी नाम बताता है, विच ऑफ मिसफॉर्चून, गो। उधर मेडिसन एक छोटे से चेस्ट
चेस्टनट ट्री पर मटर से भरी थैली बांध देती है। उसे सूचना मिली थी कि जिस लड़की की वह तलाश कर रही है वह जल्द ही यहाँ आएगी। काफी देर इंतजार करने के बाद एक दुबली पतली लड़की फटे हुए कपड़ों में वहाँ आती है। वह चारों तरफ सावधानी से देखती है, मटर की थैली उतारती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। मेडिसन तुरंत उसके पीछे जाती है और आवाज लगाती है, गू। अपना नाम सुनते ही गू डर के मारे सारी मटर गिरा देती है और सहमी हुई नजरों से मेडिसन को देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद यह औरत उसे पकड़ने आई है, लेकिन मेडिसन उसे देखकर भावुक हो जाती है क्योंकि उसे ग्यू में अपना ही अतीत दिखाई देता है। वह प्यार से कहती है, मेरा नाम मेडिसन है, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक विच हूँ। ये सुनकर गू और भी डर जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मैं विच नहीं हूँ, मेरे पास कोई बुरी शक्ति नहीं है, मुझ में कोई डीमन नहीं है, मुझसे दूर रहो। मेडिसन तुरंत उसे गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, प्यारी बच्ची, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें हर दिन ब्रेड और व्हीट पॉरेज मिलेगा और तुम्हें फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेडिसन प्यार से गू से कहती है, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तुम एक मुलायम बिस्तर पर सोओगी और फिर कभी तूफान, बारिश या ठंडी रातों में भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी छोटी बहन, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। हम इस दुनिया में सिर्फ दर्द सहने के लिए पैदा नहीं हुए और सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर जादुई शक्ति जाग गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जिंदा जलाकर मार दिया जाए। उधर पहाड़ों में ग्रेट बैंडेड बोर्ग गद्दार नाइट डिक से मिलता है और उसे बताता है कि रोमन अपने सैनिकों के साथ पहाड़ों में आ चुका है। बोर्ग चाहता है कि दोनों मिलकर रोमन की हत्या कर दें, इससे पहले कि नया लॉर्ड पहाड़ों की शांति पूरी तरह खत्म कर दे। लेकिन डिक तुरंत इस योजना को ठुकरा देता है। वह कहता है, अगर तुमने रोमन पर हमला किया तो सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी मौत तय है। बोर्ग गुस्से में जवाब देता है, हम दोनों ने पहले भी अत्याचारी लोगों का खून बहाया है, मैं यहाँ रहने वाले हर इंसान के लिए लड़ रहा हूँ, जबकि तुम डर कर चुप बैठे हो। डिक शांत स्वर में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हाउस आर्मर ब्रेकर के वारिस को मारना इतना आसान होगा? अगर तुम सफल भी हो गए तो ग्रैंड ड्यूक आर्मर ब्रेकर का गुस्सा पूरे सिगे टाउन को मिटा देगा। बोर्ग पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारी जिद सबको मरवा देगी। लेकिन बोर्ग अपनी बात से पीछे नहीं हटता। वह कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को पागल बना दूंगा और उसी अफरा तफरी में उस नोबल को मरवा दूंगा। इसी बीच मेडिसन किसी तरह गू को शांत करती है और उसे वादा करती है कि वह उसे उसकी आर्केन पावर को समझना और नियंत्रित करना सिखाएगी ताकि वह एक ताकतवर विच बन सके। वह समझाती है कि जब गू दूसरी विचेस के बीच रहेगी तब कोई उसे अभिशाप नहीं समझेगा क्योंकि विचेस कभी अपनी ही साथी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन गू अब भी डरी हुई है। वह रोते हुए कहती है, चर्च मुझे और मेरे परिवार को जिंदा जला देगा, मैं उनके हाथ नहीं लग सकती, मैंने कभी इस जगह से बाहर कदम भी नहीं रखा। लेडी मेडिसन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेडिसन समझ जाती है कि अब समझाने से कुछ नहीं होगा। वह सख्ती से कहती है, आज तुम मेरे साथ चलोगी, चाहे मुझे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। गू लोगों की नीयत समझने में बहुत तेज है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि मेडिसन सच में उसे जबरदस्ती ले जाएगी, लेकिन डर के कारण वह विरोध भी नहीं कर पाती। तभी अचानक पूरे पहाड़ों में किसी विशाल जीव की डरावनी दहाड़ गूंज उठती है, जैसे कोई भयानक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा हो। दूसरी तरफ शिकारी रोमन को डॉक्टर गरिन के घर ले जाते हैं। रोमन कमरे के अंदर चर्च के धार्मिक चिन्ह देखकर पूछता है, क्या तुम पहले चर्च के सदस्य थे? गरिन शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, लेकिन अब मैंने चर्च छोड़ दिया है। फिर भी मैंने अपने भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। रोमन उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है क्योंकि वह डिवाइन हीलिंग मैजिक का उपयोग कर सकता है, लेकिन गरिन मना कर देता है। वह कहता है कि वह अपनी बाकी जिंदगी पहाड़ों में शांति से बिताना चाहता है। उसी समय दूर पहाड़ों से किसी जानवर के दर्द भरे चीखने जैसी आवाज आती है। अगले ही पल पूरा जंगल मॉन्स्टर्स की दहाड़ से गूंज उठता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। मुअर डर के मारे कांपने लगता है और चिल्लाता है, लॉर्ड रोमन, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रोमन पीछे हटने के बजाय तुरंत मिलिशिया को डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने का आदेश देता है। तभी लगभग 10 फीट ऊंचा एक विशाल भूरा भालू पहाड़ी पार करके बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता है। गार्ड्स तुरंत अपनी शील्ड्स उठाकर दीवार बना लेते हैं, लेकिन भालू कुछ ही सेकंड में उन तक पहुंच जाता है। एरन सबसे आगे बढ़कर अपनी शील्ड से उसके पंजे का वार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भालू की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह एरन को एक ही वार में कई फीट दूर उछाल देता है। रोमन जोर से दहाड़ता है, अपनी विशाल आर्मर ब्रेकर ग्रेट बो निकालता है और पूरी ताकत से भालू के सिर पर हमला करता है। जोरदार वार से भालू कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाता है, लेकिन दर्द उसे और भी ज्यादा खूंखार बना देता है। आसपास छिपे हुए शिकारी तुरंत तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके छोटे धनुष और कमजोर तीर उस विशाल मॉन्स्टर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तब रोमन अपना विशाल बो उठाता है और धातु की नोक वाला एक तीर सीधे भालू पर छोड़ता है। तीर हवा को चीरता हुआ भालू के शरीर में गहराई तक धंस जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर ग्रिम और आरोन आगे बढ़ते हैं और मिलकर उस घायल मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। इतने बड़े मॉन्स्टर का लगभग हर हिस्सा बेहद कीमती होता है। उसका गॉल ब्लैडर और हार्ट इंसान के शरीर को मजबूत बनाने और कई बीमारियां ठीक करने में काम आते हैं। तभी डोटा लाश की जांच करता है और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। वह कहता है, माय लॉर्ड, मुझे बीस्ट एंड ग्रास की गंध आ रही है। ये वही पौधा है जो जंगली जानवरों को पागल बना देता है और ऐसा सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, ग्रेट बैंडेड बोर्ग। ये सुनते ही रोमन समझ जाता है कि कोई जानबूझकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वह तय कर लेता है कि अब वह किसी भी दुश्मन को बचकर नहीं जाने देगा। उधर मेडिसन गू को लेकर तेजी से पहाड़ों के बीच भाग रही होती है। रास्ते में उनका सामना लगभग 900 पाउंड वजन वाले एक विशाल माउंटेन स्टैग से होता है, लेकिन मेडिसन अपनी विचक्राफ्ट और तलवार से उसे कुछ ही पलों में मार गिराती है। ये देखकर गू और भी डर जाती है। वह रोते हुए कहती है, आप मुझे
छोड़ दीजिए, मेरे पास रहने वाले हर इंसान के साथ बुरा होता है, मैं सिर्फ बदकिस्मती लाती हूँ। मेडिसन उसे समझाने की कोशिश करती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम सभी विचेस के साथ ऐसा होता है। एक दिन तुम अपनी शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण पालोगी। विच फॉरेस्ट में बहुत सी विचेस रहती हैं, उनमें से कई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, वे तुम्हारी मदद करेंगी। घू मेरे साथ चलो। लेकिन घू अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो। आखिर मेडिसन का धैर्य जवाब दे देता है। वह ठंडे स्वर में कहती है, अब चाहे मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट होती है और शील्ड लिए एरन सामने आ जाता है। वह शांत आवाज में कहता है, मुझे अफसोस है लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। उसी समय दूसरी तरफ डोटा ग्रिम से पूछता है कि क्या वह सच में ग्रेट बैंडेड बोर्ग को हरा सकता है। ग्रिम बताता है कि बोर्ग शायद रैंक 3 या रैंक 4 ट्रांसेंडेंट है, लेकिन उसे उससे लड़ने में कोई डर नहीं है। जंगल के दूसरे हिस्से में आरोन का सामना सीधे मेडिसन से होता है। मेडिसन को अपनी जादुई शक्तियों पर पूरा भरोसा है। वह दावा करती है कि वह पहले ही रैंक 5 बैटल नाइट को मार चुकी है, लेकिन एरन बिना डरे जवाब देता है, मेरे लॉर्ड का आदेश है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उनका आदेश नहीं तोड़ूंगा। जब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता तो मेडिसन जबरदस्ती निकलने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसे अचानक अपने पूरे शरीर में मौत जैसा खतरा महसूस होता है। वो ऊपर देखती है और पाती है कि रोमन पहले से अपना विशाल बांव ताने खड़ा है। उसका चमकता हुआ तीर सीधे मेडिसन के सिर पर निशाना साधे हुए है। मेडिसन शांत होकर पूछती है, क्या तुम सच में विच फॉरेस्ट की विच पर हमला करोगे। रोमन बिना झिझक जवाब देता है, इस टेरिटरी की हर चीज मेरी है और तुम मेरी प्रजा को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो, यह चोरी है। मेडिसन गुस्से में हंस पड़ती है और कहती है, अगर तुम एक विच को अपना नागरिक मानते हो तो फिर विच फॉरेस्ट की सारी विचेस भी यहाँ आकर बस जाएंगी। ये खुली धमकी सुनकर रोमन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वह कहता है, सिगाय टाउन का एक भी इंसान मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको मार सकती हो तो फिर हमला क्यों नहीं करती। मेडिसन जवाब देने ही वाली होती है कि तभी पूरे पहाड़ों में भेड़ियों की लंबी हुआ गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से दर्जनों आवाजें आने लगती हैं। साफ था कि एक नहीं, पूरा वुल्फ पैक उनकी तरफ बढ़ रहा था। मेडिसन तुरंत गू को लेकर भागना चाहती है, लेकिन रोमन उसका रास्ता रोक देता है। वह गू को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता। रोमन बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम गू को लेकर भागने की कोशिश करोगी तो मैं उसी को मार दूंगा। मेडिसन समझ जाती है कि वह अकेली तो बच सकती है, लेकिन गू की जान खतरे में पड़ जाएगी। मजबूर होकर वह वहीं रुक जाती है। रोमन तुरंत आरोन को आदेश देता है कि गू को फॉर्मेशन के सबसे पीछे ले जाया जाए। साथ ही वह साफ कह देता है कि जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे उसी जगह मार दिया जाएगा। इसके बाद वह शील्ड वाले गार्ड्स को सबसे आगे खड़ा करता है ताकि वे भेड़ियों की पहली टक्कर झेल सकें। रोमन देखता है कि गार्ड्स का हौसला टूटने लगा है, यहाँ तक कि अनुभवी हंटर्स भी इतने बड़े मॉन्स्टर पैक का सामना पहली बार कर रहे हैं। तभी रोमन पूरी ताकत से दहाड़ता है, कोई पीछे नहीं हटेगा, जो पीछे हटेगा वह यहीं मारा जाएगा। इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दो। अगले ही पल तेज हवा की तरह दौड़ते हुए भेड़ियों का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ता है, लेकिन भेड़ियों का झुंड सीधे सामने बनी शील्ड वॉल से नहीं टकराता। वे अपनी जबरदस्त रफ्तार और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए दोनों किनारों से हमला कर देते हैं। रोमन शुरू से ही उनके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसे सही मौका मिलता है वह अपना आर्मर ब्रेकर ग्रेट बो खींचता है और पूरी ताकत से तीर छोड़ता है। उसका निशाना भेड़िए के सीने पर था, लेकिन आखिरी पल में भेड़िया मुड़ जाता है और तीर उसकी पिछली टांग को चीरता हुआ निकल जाता है। तीर की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि उसकी टांग लगभग अलग हो जाती है और भेड़िया जमीन पर लुढ़क जाता है। तभी दाहिनी तरफ से दूसरा भेड़िया रोमन पर झपटता है, लेकिन मेडिसन हवा में छलांग लगाकर अपने काले जादुई धुएं से घिरे एक जोरदार फ्लाइंग किक से उसका हमला रोक देती है। उसी समय एक और भेड़िया सीधे रोमन पर टूट पड़ता है। रोमन तुरंत अपना विशाल बांव ढाल की तरह सामने रखकर भेड़िए का सिर बाउस्ट्रिंग और बांव के बीच फंसा देता है, लेकिन भेड़िया फिर भी उसके शरीर में गहराई तक दांत गड़ा देता है। दर्द सहते हुए रोमन पूरी ताकत से बों को घुमाता है और उसकी बेहद मजबूत बोनस्ट्रिंग भेड़िए की गर्दन काट देती है। लाश को हटाकर रोमन पूरे मैदान पर नजर डालता है। मेडिसन एक साथ 2 भेड़ियों से लड़ रही होती है। दूसरी तरफ पूरा वुल्फ पैक गार्ड्स और हंटर्स को अलग अलग कर चुका होता है। लगभग हर भेड़िए के शरीर में तीर लगे हैं, लेकिन कोई भी घाव जानलेवा नहीं है। उल्टा घायल होने के बाद वे और भी ज्यादा हिंसक हो गए हैं। अब तक 5 या 6 गार्ड्स मारे जा चुके हैं। रोमन समझ आता है कि अगर यही हाल रहा तो पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। इंसान घायल होते ही कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स दर्द के बाद और भी खूंखार बन जाते हैं। तभी दूर से एक लंबी हुआ की आवाज सुनाई देती है। रोमन तुरंत समझ जाता है कि पूरे झुंड का अल्फा वुल्फ अभी तक मैदान में आया ही नहीं था। उसी समय एरन अपनी भारी शील्ड से एक भेड़िए को जमीन पर दबा देता है और रोमन को सुरक्षित निकालने की तैयारी करता है, लेकिन तभी दूर से अल्फा वुल्फ की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। रोमन समझ जाता है कि किसी और ने अल्फा वुल्फ पर हमला किया है। अगले ही पल पूरा वुल्फ पैक पीछे हटने लगता है। जैसे ही भेड़िए भागने की कोशिश करते हैं, अचानक एक आदमी उनके सामने आ जाता है और अपनी लंबी तलवार से पहले ही वार में एक भेड़िए को मार गिराता है। रोमन उसे देखते ही पहचान लेता है, वह डिक वही गद्दार नाइट है। उसके पीछे सेना से भागा हुआ जेट भी खड़ा होता है। जेट पहले रोमन को देखकर झिझकता है, लेकिन आखिरकार सिर झुकाकर अपने नए लॉर्ड को सम्मान देता है। रोमन दोनों से कहता है, मेरे साथ आकर काम करो, लेकिन डिक उदास चेहरे से जवाब देता है, मैं डिक एक गद्दार हूँ, मैंने अपने ही लॉर्ड की हत्या की थी। इस महाद्वीप पर मेरे लिए कहीं जगह नहीं है। रोमन बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, अगर कहीं जगह नहीं है तो मैं तुम्हें जगह दूंगा। काफी देर सोचने के बाद भी डिक उसका प्रस्ताव
प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। इसी बीच मेडिसन रोमन को याद दिलाती है, मैंने तुम्हारी मदद करके पूरे वुल्फ पैक को हराया है, अब तुम गू को मेरे साथ जाने दोगे, है ना? रोमन चिढ़कर कहता है, मैंने ऐसा कब कहा था? मेडिसन भी साफ शब्दों में जवाब देती है कि वह गू को किसी भी हालत में अपने साथ लेकर जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद रोमन कहता है, अगर हम दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है तो फैसला गू खुद करेगी। तभी मूर और बाकी गार्ड्स भी मदद लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। चारों तरफ मरे हुए भेड़ियों की लाशें बिखरी होती हैं। रोमन खून से लथपथ मैदान के बीच खड़ा होता है, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी होती। मूर की नजर जैसे ही मेडिसन और गू पर पड़ती है, वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। सबकी नजरें गू पर टिक जाती हैं। इतने लोगों का ध्यान अपनी तरफ देखकर गू पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। आखिरकार वह धीरे से कहती है, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मेडिसन कुछ देर तक गू को देखती रहती है, फिर अपनी काली आंखें बंद करके रोमन से पूछती है, मुझे बताओ आज के बाद तुम गू के साथ कैसा व्यवहार करोगे? रोमन समझ जाता है कि उसका जवाब बहुत मायने रखता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, मैं गू के साथ एक नोबल कवनेंट करूंगा। हाउस आर्मर ब्रेकर के नाम की शपथ लेकर वादा करता हूँ कि मेरी टेरिटरी में कोई भी उसके साथ भेदभाव या अत्याचार नहीं करेगा। अगर चर्च को उसके विच होने का पता भी चल जाए तब भी मैं उसे कभी नहीं सौंपूंगा। जब तक ग्यू मेरी वफादार रहेगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करूंगा और उसे कभी अपमानित या धोखा नहीं खाने दूंगा। रोमन की यह बात सुनकर मेडिसन पूरी तरह चौंक जाती है। वह जानती है कि नोबल कवनेंट तोड़ने पर किसी नोबल की सारी जमीन और संपत्ति तक राजा छीन सकता है। आखिरकार वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अगर तुमने यह वादा पहले किया होता तो शायद हमें गू के लिए लड़ना ही नहीं पड़ता। रोमन मुस्कुराकर पूछता है, तुम भी मेरे लिए काम क्यों नहीं करती? विचेस की जिंदगी आसान नहीं होती। चर्च के शिकारी हर जगह तुम्हारा पीछा करते हैं। इससे अच्छा है कि मेरी टेरिटरी में ही रहो। मेडिसन ठंडी हंसी हंसकर कहती है, ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है। उसकी बात सुनते ही रोमन सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मेडिसन किसी बड़े राज्य की तरफ इशारा कर रही है। मेडिसन भी समझ जाती है कि उससे ज्यादा बोल दिया गया है। वह जाने से पहले सिर्फ इतना कहती है, गू का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कभी पता चला कि उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा नाम याद रखना, मैं हूँ मेडिसन, द नाइटमेयर विच। मेडिसन के जाने के बाद आरोन और बाकी लोग बैटलफील्ड साफ करने लगते हैं। इस लड़ाई में 3 गार्ड्स मारे जा चुके होते हैं, 8 घायल होते हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर होती है और एक गार्ड शायद कभी दोबारा लड़ भी नहीं पाएगा। रोमन दूर जंगल की तरफ देखते हुए सोचता है, पता नहीं ग्रिम का क्या हाल होगा। उधर ग्रिम अभी भी ग्रेट बैंडेड बॉर्ग का पीछा कर रहा होता है। डोटा पैरों के निशान देखकर कहता है कि वे अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तभी अचानक बॉर्ग झाड़ियों से बाहर निकलकर ग्रिम पर हमला कर देता है। ग्रिम तुरंत अपनी लंबी तलवार से उसका वार रोक लेता है। दोनों ही ताकतवर ट्रांसेंडेंट्स हैं, इसलिए शुरुआत में कोई भी बढ़त नहीं बना पाता। उनकी तलवारों की टकराहट की आवाज रोमन तक पहुंच जाती है और वह तुरंत बाकी लोगों के साथ वहां पहुंचता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, बोरग की ताकत ग्रिम पर भारी पड़ने लगती है। तभी रोमन समय पर पहुंच जाता है। रोमन को देखते ही बोरग गुस्से से चिल्लाता है, इविल ड्रैगन, और ग्रिम को छोड़कर सीधे रोमन पर टूट पड़ता है। रोमन तुरंत अपना बांह उठाकर तीर चलाता है, लेकिन बॉर्ग फुर्ती से बच जाता है और अपनी विशाल बैटल एक्स घुमाते हुए गरजता है, आज इसी कुल्हाड़ी से मैं तुम्हारा सिर काटूंगा, इविल ड्रैगन। रोमन हैरानी से पूछता है, तुम मुझे इविल ड्रैगन क्यों कहते हो? बॉर्ग पूरी गंभीरता से जवाब देता है, तुम्हारे पंजे नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास विशाल जमीन है। तुम्हारे पंख नहीं है, फिर भी तुम सबके ऊपर राज करते हो। तुम आग नहीं उगलते, लेकिन तुम्हारी ताकत से हर इंसान डरता है। अगर कोई इविल ड्रैगन जैसा है तो वह तुम हो। तब डिक रोमन को समझाता है कि बॉर्ग के शरीर में नॉर्थमैन का खून है। नॉर्थमैन ताकत की पूजा करते हैं और मौत से नहीं डरते। उनके बीच ड्रैगन्स की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। लगभग 150 साल पहले हाउस आर्मर ब्रेकर के पहले ग्रैंड ड्यूक ने एक रेड ड्रैगन को घायल किया था। तभी से बॉर्ग जैसे लोग ड्रैगन्स को दुनिया की सबसे बड़ी बुराई मानते हैं। इसलिए वह रोमन जैसे ताकतवर नोबल को भी इविल ड्रैगन समझता है। रोमन बॉर्ग से कहता है, तुम सिर्फ अतीत से चिपके हुए हो, तुम किसी को बचा नहीं सकते। तुम किनारे पर खड़े होकर दलदल में फंसे लोगों को निकालना चाहते हो, लेकिन जितना उन्हें खींचते हो वे उतना ही और गहरे धंसते जाते हैं। यही इंसानी स्वभाव है। बॉर्ग अपनी बैटल एक्स उठाकर जवाब देता है, तो फिर मैं तुम्हारी लाश को पुल बनाऊंगा ताकि सब लोग तुम्हारे ऊपर से चलकर उस दलदल से बाहर निकल सकें। रोमन बहस खत्म कर देता है। वह आरोन की शील्ड और ग्रिम की ग्रेट स्वॉर्ड उठाता है और बॉर्ग की चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोनों योद्धा पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ये भीषण मुकाबला 10 मिनट से भी ज्यादा चलता है, लेकिन धीरे धीरे बॉर्ग की सांसें फूलने लगती हैं। रोमन उसी मौके का फायदा उठाता है। वह अपनी ग्रेट स्वॉर्ड पूरी ताकत से घुमाता है और बॉर्ग की बैटल एक्स का डंडा बीच से काट देता है। अगले ही पल वह बॉर्ग को एक जोरदार लात मारता है, जिससे बॉर्ग कई फीट दूर जा गिरता है। जमीन पर गिरते ही बॉर्ग को ऐसा महसूस होता है जैसे वह बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में डूब रहा हो। उसकी सांस रुकने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उधर मेडिसन भीड़ से दूर अकेली सिगे टाउन के डॉक पर पहुंचती है। वह मोरे से कहती है कि उसकी मुलाकात रोमन आर्मर ब्रेकर से हुई और उसे लगता है कि वह भरोसे के लायक इंसान है, इसलिए भविष्य में वे लोग इस टेरिटरी में पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीके से आ जा सकेंगे। मोरे बिना कुछ कहे बस उसे जहाज पर चढ़ने का इशारा करता है। इसके बाद उसका पूरा व्यापारी बेड़ा बुरो रिवर के रास्ते उत्तर की ओर रवाना हो जाता है। आसमान में बहुत ऊंचाई पर एक विशाल ईगल अपने विशाल पंख फैलाकर तेज नजरों से पूरे इलाके पर नजर रख रही होती है। मेडिसन ऊपर देखकर सबसे पहले बोलती है, मैं हमारी नई बहन को सिगे टाउन से अपने साथ नहीं ला सकी, लेकिन रोमन ने उसके साथ नोबल
नोबल कोवेनेंट किया है और उसकी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करने की शपथ ली है। तभी वह विशाल ईगल इंसानों की तरह बोलती है। जब ऑरेकल विच ने अपने मैजिक मिरर से इस इलाके को देखा था, तब उसे पता चला कि यहाँ रहने वाली विच के अंदर भविष्य में हाई रैंक विच बनने की क्षमता है, फिर भी तुम उसे वापस नहीं ला सकी। मेडिसन शांत स्वर में जवाब देती है, उस बच्चीगू के अंदर फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून दोनों की शक्तियां हैं। वह भविष्य में कई दूसरे कामों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन वह लड़ाई के लिए बनी ही नहीं है। ईगल गंभीर आवाज में कहती है, बहुत जल्द गॉड स्लेइंग ऑपरेशन शुरू होने वाला है। ऐसे समय में एक भी हाई रैंक विच की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मेडिसन तुरंत पलटकर कहती है, क्या तुम चाहती हो कि गो अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही मर जाए? क्या तुम उसे सीधे मौत के मुंह में भेजना चाहती हो? वह अभी बहुत कमजोर है, डरी हुई है और खुद की रक्षा तक नहीं कर सकती। मेडिसन की बात सुनकर ईगल आखिरकार सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है मेरी प्यारी मेडिसन, मुझे बस उम्मीद है कि तुम्हारी सहानुभूति तुम्हारे फैसलों पर हावी नहीं हो रही। मेडिसन फिर पूछती है, बीस्ट विच, तुम खुद मुझे ढूंढने क्यों आई हो? तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम होने चाहिए। बीस्ट विच जवाब देती है, ऑरेकल विच को पता चला है कि नॉर्दर्न लैंड्स में हमारी एक नई बहन जाग चुकी है। उसकी शक्ति का आभा मंडल इतना विशाल है कि ऑरेकल विच ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वह शायद गॉड स्लेइंग ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण ताकत साबित होगी, इसलिए जितनी भी विचेस वहां पहुंच सकती थीं, वे सब पहले ही निकल चुकी हैं। मेडिसन तुरंत समझ जाती है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। वह पूछती है, अगर सिर्फ यही वजह होती तो तुम्हें खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चर्च भी उस लड़की की तलाश में निकल चुका है? बीस्ट विच गंभीर होकर सिर हिलाती है, हाँ, चर्च को भी कुछ आभास हो गया है। ऑरेकल विच के अनुसार चर्च ने रैंक 6 डॉन नाइट कर्टेन और उसके साथ 50 डीमन हंटिंग नाइट भेजे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम जानती हो कि गॉड स्लेइंग ऑपरेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें हर हाल में उस नई बहन को अपने साथ लाना होगा। मेडिसन बिना कोई और सवाल किए सीधे ईगल की पीठ पर छलांग लगा देती है। अगले ही पल विशाल ईगल अपने पंख फैलाती है और दोनों आसमान में उड़ते हुए दूर क्षितिज की तरफ गायब हो जाते हैं। उधर रोमन एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर मोरे के व्यापारी जहाजों को सिगाए टाउन से दूर जाते हुए देख रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ 3 शब्द घूम रहे होते हैं, विचेस, मर्चेंट्स और चर्च। रोमन ने मन ही मन फैसला कर लिया है कि वह इस पूरी दुनिया को अपने सिद्धांतों और अपनी सोच के अनुसार बदलेगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बदलाव में कितने आम लोग मरेंगे, कितने नोबल्स खत्म होंगे या फिर जरूरत पड़ने पर खुद राजा को भी अपने सिंहासन से उतरना पड़े। अगर भगवानों की सत्ता भी उसके रास्ते में आई तो एक दिन वह उसे भी कुचल देगा। रोमन का विश्वास है कि अपनी ताकत और अपनी बुद्धि के दम पर वह पूरे महाद्वीप को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। आज सिगाई टाउन में रोमन का 10वां दिन है। भले ही उसकी नई ओरिजिन एस्टेट अभी बहुत साधारण और शुरुआती हालत में है, लेकिन उसे उसके भविष्य पर पूरा भरोसा है। नाश्ते की मेज पर रोमन के साथ एरन, ग्रिम और गू बैठे होते हैं। हालांकि गू अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन रोमन इतना लापरवाह नहीं है कि उसे खुला छोड़ दे। फिलहाल उसकी सुरक्षा के लिए ओरिजिन एस्टेट में रहना ही सबसे सही विकल्प है। गू मेज पर घबराकर बैठी होती है। उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन बिना इजाजत खाना शुरू करने की हिम्मत नहीं होती। रोमन उसकी घबराहट समझ जाता है और मुस्कुराकर पूछता है, गू तुम्हारी उम्र कितनी है? गू अपनी उंगलियों पर गिनती करती है और धीरे से जवाब देती है, मैं 11 साल की हूँ। रोमन असल में उसकी उम्र नहीं बल्कि उससे बातचीत शुरू करना चाहता था ताकि उसका डर कम हो सके। वह प्यार से कहता है, गो मैं इस टेरिटरी का लॉर्ड हूँ। आज से तुम मेरी पर्सनल अटेंडेंट हो। इसका मतलब है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं जो भी खाना खाऊंगा वही खाना तुम भी खाओगी। अब बिना डरे अपना नाश्ता शुरू करो। जीयू को पर्सनल अटेंडेंट का मतलब तो समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाता है कि अब उसे खाना खाने की अनुमति मिल गई है। वह तुरंत खुशी खुशी खाना शुरू कर देती है। ये देखकर सेठ उसकी टेबल मैन से सुधारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोमन उसे रोक देता है। वह कहता है, इस बच्ची ने अपनी पूरी जिंदगी भूख के डर में बिताई है। इसके शिष्टाचार बाद में भी सिखाए जा सकते हैं। पहले इसे पेट भरकर खाना खाने दो। नाश्ते के बाद रोमन सबको साथ लेकर सिगाई टाउन का निरीक्षण करने निकलता है। जैसे जैसे टाउन पास आता है, गू की बेचैनी बढ़ने लगती है। शायद उसे अपने घर वालों से मिलने की उम्मीद होती है। टाउन पहुंचते ही मोअर आगे आकर कहता है, लॉर्ड रोमन, ये हेड नोवा और सेमा नोवा है, मिसेस गुनोवा के माता पिता। लेकिन जैसे ही दोनों रोमन और गू को देखते हैं, वे तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं। डर के मारे गू के पिता कहते हैं, माय लॉर्ड, हम पर दया कीजिए। वह डीमन हमारी बेटी नहीं है। कृपया हमें उसके साथ जिंदा मत जलाइए। ये सुनते ही गू की आंखों में आई खुशी एक पल में गायब हो जाती है। उसके अपने पिता डर के कारण उसे अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देते हैं। रोमन ठंडे स्वर में कहता है, आज से गू मेरी पर्सनल अटेंडेंट है। अब से उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा मेरे साथ किया जाता है। रोमन की बात सुनकर गू के पिता राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ सेमा धीरे से कहती है, लॉर्ड रोमन, 2 दिन पहले एक विच मुझसे मिलने आई थी। रोमन जरा भी हैरान नहीं होता। वह सिर्फ इतना कहता है, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचकर निकल रहे हो। लेकिन जाते जाते सेमा एक बार पलटकर गू की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर, प्यार और बेबसी तीनों साफ दिखाई देते हैं। गू उदास होकर रोमन से पूछती है, लॉर्ड रोमन, मैं तो बदकिस्मती लाने वाली लड़की हूँ, क्या आप सच में मुझे अपने पास रखना चाहते हैं? रोमन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कौन कहता है कि तुम बदकिस्मती हो? मेरी नजर में तो तुम्हारे अंदर अच्छी किस्मत की ताकत है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उन पहाड़ों में कब का मर चुका होता। फिर वह प्यार से समझाता है कि जो लोग गरीबी और डर में जीते हैं, वे हर बुरी घटना का कारण किसी न किसी बदकिस्मती को मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सच में वही इंसान अशुभ हो। रोमन
रोमन की बातें सुनकर पहली बार गू के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई देता है और उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद रोमन सीधे ब्लैक स्मिथ फौज पहुंचता है। वहाँ 8-9 कारीगर लगातार हथौड़े चलाकर गर्म लोहे को आकार देने में जुटे हुए होते हैं।